Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT Central Therapy and also founder of this academy. CMT Academy was primarily launched for those physiotherapists who are seeking to clear Gulf license examination. But now, right now, CMT has several projects. One of the project is presentation series, and in that project, what I do basically, I am getting some presentation from other physiotherapists living in Pakistan, out of the Pakistan, and they are asking me to make a lecture on it and just try to explain it. So I'm again not taking the credit of this presentation. This presentation is being created by the, as you can see, the Dr. Monica Danani, and definitely she must be she may be the therapist or not. I don't know exactly, but this presentation is not mine. Doesn't belong to me. I'm just trying my best to explain it in a easy way. Okay, so let's continue. As you can see, the topic dermatome and myopathy. ओके जी। प्रीवियसली जो मैंने एक दो लेक्चर्स कंडक्ट किए थे वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। एंड इफ यू आल्सो गाइस वांट फॉर एनी अदर टॉपिक एंड यू वांट मी टू teach from that presentation, you can share that presentation and you can contact to the Center of Nanotherapy. Let's continue. What is the dermatome and myotome? Dermatome, the sensory distribution of each nerve root is called the dermatome. आसान लफ्जों में the area of skin which is being supplied by a single spinal nerve root. एक spinal nerve के हमारे पास दो नर्व रूट्स होते हैं। तो अगर किसी भी एरिया, स्किन का एरिया, एक तो एक स्पाइनल नर्व, फिर आगे डिवीजन हो जाती है सेंसरी और मोटर में, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ स्किन विच इज बीइंग सप्लाई बाय अ सिंगल नर्व रूट। उस एक नर्व रूट वो जिस एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई करेगा, दैट एरिया वुड बी द डर्माटोम। और वही एरिया ऑफ मसल अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा मायोटोम। राइट, एम फॉर मायो, एम फॉर जो है वो मसल याद रख सकते हैं। इसी तरह डर्मा भी वाबस्ता है स्किन से, जिस तरह डर्माटोलॉजिस्ट स्किन their doctor which is specific with the skin. So there are several nerve roots. There are the 31 spinal nerves and 12 pairs of the cranial nerve. We all know that. So there are the 31 segments of the spinal cord with each pair. So 31 pairs, and so 31 would be on right side and 31 would be on left side. Same with 12 pairs of cranial nerves. And so 12 pair, 12 होंगी cranial nerves on right side, 12 on left side. So every spinal nerve जो है, then it gets division between the sensory and the मोटर। तो जो 31 स्पाइनल कॉर्ड नर्व पेयर्स हैं, फिर वो वेंट्रल और डोर्सल मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर, दैट इनरवेट द मोटर एंड सेंसरी। फिर मोटर मसल के पास जाती है और सेंसरी फ्रॉम द ऑर्गन टू द ब्रेन एंड मोटर फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन। दिस इज हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क। तो द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो नर्व रूट्स हैं, दे कंबाइन ऑन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल स्पाइनल नर्व। अब जो एंटीरियर डिवीजन है और पोस्टीरियर है, वो मिलके एक सिंगल स्पाइनल नर्व बनाती हैं, और वो एक सिंगल स्पाइनल नर्व किसी भी वर्टिब्रल कैनाल से थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जिस तरह हम कहते हैं ना C5 C6 वर्टिब्रा, तो वहां से जो नर्व रूट निकलती है उसका नाम भी उस हिसाब से दिया जाता है। तो अगर यहाँ पर 31 स्पाइनल सेगमेंट्स हैं तो 31 स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, विच कंपोज्ड ऑफ, जो कि बनाती हैं 8 सर्वाइकल नर्व। अब हमारे पास वर्टिब्रा सर्वाइकल 7 है, लेकिन नर्व्स कितनी है? 8 हैं। और 12, टोटल 31 पेयर्स है ना, तो डिवाइडेड किस तरह है? 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 20, 5 लंबर, 5 सैकरल, एक कॉक्सिजियल। राइट, दिस इज हाउ दी 31 पेयर। और इसी तरह फिर हमारे पास 12 क्रेनियल आ जाती हैं। क्रेनियल मतलब जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं और फिर उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और स्पाइनल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वी ऑल नो दैट। जहां पर ब्रेन खत्म होता है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड का आगाज होता है। ओके जी। तो डर्माटोम एग्जिस्ट फॉर द ईच ऑफ द स्पाइनल नर्व एक्सेप्ट द C1। हर डर्माटोम जो निकलते हैं एग्जिस्ट फॉर द ईच ऑफ द स्पाइनल, हर स्पाइनल नर्व का डर्माटोम कहीं ना कहीं पे है। मतलब हर स्पाइनल नर्व किसी ना किसी एरिया को सप्लाई करती है सिवाय C1 को छोड़ के। और C1 से वाबस्ता एक और पॉइंट भी मैं बताता चलूं कि सर्वाइकल स्पाइन में भी सारे के सारे वर्टिब्रा पैल्पेबल हैं सिवाय C1 के। C1 ज्यादा अंदर होता है, C2 फिर भी पैल्पेबल होता है। तो और उसकी कोई बॉडी वगैरह भी नहीं होती, दिस कुड बी द रीजन, उसका कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। नाउ द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डर्माटोम इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंसरी नर्व फाइबर। अब जो भी इंफॉर्मेशन आती है, टच, प्रेशर एक्सेट्रा, तो उसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक डर्माटोम से, वो सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू आती है, फिर ब्रेन को जाती है अगर क्रेनियल नर्व्स है, अगर स्पाइनल नर्व है तो स्पाइनल कॉर्ड को जाएंगी। जिस तरह आपके रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, रिफ्लेक्सेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। Now the dermatome, along with the arms, legs, differ from the pattern of the trunk dermatome as well because they run longitudinally along the limbs. मतलब आसान लफ्जों में जो डर्माटोम्स बाजुओं में होते हैं, आपकी लेग्स एक्सट्रीमिटीज में होती हैं, पेरिफेरल्स में होती हैं, वो डर्माटोम जो
ट्रंक डर्माटोम्स उनके डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो जो पेरिफेरल जॉइंट्स के डर्माटोम होते हैं, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज के जो डर्माटोम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, वो रन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और जो ट्रंक के डर्माटोम्स होते हैं वो इतने लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी जो है वो अहमियत की बात करें, तो डर्माटोम्स दे आर वेरी यूजफुल टू लोकलाइज द न्यूरोलॉजिकल लेवल। जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमें डर्माटोम और मायोटोम की हिस्ट्री अच्छी आती है, हमें पता है कि कौन सा डर्माटोम कौन सा मायोटोम है, तो हमें ये पता चल सकता है कि अगर किसी का, मिसाल के तौर पे एल फोर कहीं पर किसी एरिया में स्किन को सप्लाई करती है, तो अगर उस एरिया में सेंसरी एग्जामिनेशन करने के बाद वहां पर सेंसेस नहीं आ रहे, वहां पर इम्पेयर्ड सेंसेशन है, तो हमें पता चलेगा कि इसका एल फोर जो है नर्व रूट अफेक्टेड है। इसी तरह बाइसेप है या जो भी मसल्स हैं उनके भी नर्व रूट्स हमारे पास होते हैं। तो दिस इज हाउ ये आपको इंपॉर्टेंस देता है कि कहीं पे रेडिकुलोपैथी तो नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर अपर एक्सट्रीमिटी की हमारे पास नर्व्स हैं, मेन नर्व्स है मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, अल्ना नर्व, और अगर वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में 3.5 फिंगर्स की सप्लाई बंद होगी, तो हम फौरी तौर पे कहते हैं कि मीडियन नर्व की कंप्रेशन है। क्यों? उन एरिया को सप्लाई ही मीडियन नर्व करती है। तो ये सेंसरी रूट है। मोटर में हम मायोटोम चेक करते हैं, मसल्स चेक करते हैं। जिस तरह अगर किसी को फुट ड्रॉप होती है, तो फुट ड्रॉप से हमें पता चलता है कि इसकी कॉमन पेरियड नर्व अफेक्टेड है, और उस कॉमन पेरियड नर्व का जो भी नर्व रूट है S1 2 जो भी है, फिर हमें पता चलता है कि इसका टिबियस एंटीरियर अफेक्टेड है। तो दिस इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। देन the effacement or encroachment of the spinal nerve may or may not be exhibited symptoms in the dermatomal area. समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर कहीं पे स्पाइनल नर्व अफेक्टेड है और वो अपने एरिया में डर्माटोमल सिम्टम्स ना भी भेजे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इंजरी। समटाइम स्पाइनल कॉर्ड लेवल की इंजरी भी हो जाती है, लेकिन वहां पर वो वीकनेस वगैरह कराता है और अपनी सिम्टम्स कोई ना कोई दे रहा होता है। देन वायरसेस दैट इन्फेक्ट द स्पाइनल नर्व सच एज हर्प्स जोस्टर वायरस है जो स्पाइनल नर्व्स को अफेक्ट करता है। देन इट रिवील देयर ओरिजिन बाय शोइंग, मतलब वायरल अटैक हुआ है लेकिन हमें सिम्टम्स नर्व की मिल रही हैं। लेट सपोज जिस तरह नर्व की जो मेन इंजरीज है हमारे पास एक्सोंटोमेसिस है, न्यूरोटोमेसिस है, इस तरह करके। अब हमारे पास डर्माटोमल्स की पहचान है कि किन किन एरियाज को वो सप्लाई करती है। जिस तरह C1 है जो कि नॉट इजी टू फाइंड, वर्टेक्स ऑफ स्कल पे जो है वो वहां पर जो स्किन का एरिया होगा उनको सप्लाई करेगी। C2 जो है फॉरहेड ऑफ ऑक्सीपिट, C3 सब लिखे हुए नेक टेम्पोरल एरिया, C4 शोल्डर एरिया में क्लेविकल अपर स्केपुला तक आ जाता है, C5 डेल्टोइड एरिया में आ जाता है, एंटीरियर आर्म में आ जाता है, एंड ऑल द एज यू कैन सी दे आर मेंशन। अगर आप इनको सीक्वेंस से याद रखेंगे ना तो आपके लिए आसान होगा। वर्टेक्स ऑफ स्कल सबसे ऊपर है, फिर फोरहेड स्कल का आगे वाला हिस्सा, देन टेम्पोरल साइड वाला एरिया, फिर नेक से आप शोल्डर में आ जाते हैं C4, फिर डेल्टोइड में आ गए और एंटीरियर आर्म में चले गए टिल द बेस ऑफ द थंब, फिर एंटीरियर आर्म लेकिन रेडियल साइड पे आ गए। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में याद रखो तो ये आपको याद करने में भी आसानी होगी। इसी तरह थोरेसिक लेवल भी है, और फिर एक आपके सामने पिक्चर भी है, एंटीरियर व्यू है और पोस्टीरियर व्यू है। मतलब जिन जिन एरियाज में वो उनको सप्लाई करती है वहां पर उसके डर्माटोम लिखे हुए हैं। आगे प्रोसीड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत रटने वाला एरिया है। S1 सकरल की बात करें तो बटक एरिया में आ जाता है। S2 जिस तरह मैंने बताया S1 की तरह होता है आपका सेंसरी की, अगर हम बात करें, और अगर मायोटोम इसकी बात करें तो ये टिबियस इंटीरियर को सप्लाई करेगा, फुट ड्रॉप करवाता है अगर इसकी पैरालिसिस हो जाए, तो अगर इसकी इंजरी हो जाए। देन वी हैव अ मायोटोम। मायोटोम की बात करें तो वही ग्रुप ऑफ मसल, एरिया ऑफ स्किन की जगह पे एरिया ऑफ मसल कह लें या ग्रुप ऑफ मसल विच इज बीइंग सप्लाइड बाय द सिंगल स्पाइनल नर्व। और उसी तरह एक स्पाइनल नर्व के दो रूट्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। यहाँ पर मोटर जाएगा, M फॉर मोटर, M फॉर मसल याद रख लो। मतलब जब भी कोई रिफ्लेक्स होता है, जब भी कोई स्टिमुलस जाती है, तो मैसेज जो है वो ऊपर जाता है सेंसरी पाथवे के थ्रू, और रिप्लाई मोटर पाथवे के थ्रू आता है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। और वो जो मोटर पाथवे है वो किसी ग्लैंड की तरफ जा सकता है, किसी मसल की तरफ जा सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे हमें मसल्स का पता चलता है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर किसी की मस्कुलोकुटेनियस नर्व अफेक्टेड है, तो आपने उसका सेंसरी नर्व रूट देख लिया, लेकिन मस्कुलोकुटेनियस नर्व बाइसेप को सप्लाई करती है, तो आपको पता चल जाएगा इसका बाइसेप अफेक्टेड है। तो मतलब मसल्स की वीकनेस तभी भी होती है क्योंकि एवरी मसल इज बीइंग सप्लाइड बाय सम स्पेसिफिक नर्व। अगर वो नर्व ही नहीं उसको सप्लाई देगी तो मसल एट्रोफी में जाएगा, मसल खत्म होता जाएगा, मसल डिप्लीट होता जाएगा। तो मसल्स की क्लिनिकली इंपॉर्टेंस के लिए नर्व्स का जिंदा रहना लाजम है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेवल इन स्पाइन वियर लियन में भी प्रेजेंट। हम कहते हैं ना सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्योंकि प्रॉब्लम सर्वाइकल से है। लेकिन अगर हम कहें कि C4 6 का प्रॉब्लम है, C5 7 का प्रॉब्लम है, C2 3 का प्रॉब्लम है, दिस इज हाउ वी डिवाइड। तो ये हमारे पास
क्लिनिकल पहचान है, वो हम डिस्क बल्ज एमआरआई के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा लेवल अफेक्टेड है। और दूसरा, मसल वीकनेस अगर हो रही है, किसी को मसल की ट्रॉफी हो रही है, तो भी हमें पता चल सकता है कि भाई इसकी क्या पता नर्व सप्लाई ना हो। समटाइम मसल वीकनेस लाजमी नहीं है नर्व की वजह से हो। इंटरवर्टिबल डिस्क हर्निएशन का भी पता चलता है, किस लेवल पे है वो भी इंटरवर्टिबल डिस्क से पता चलता है। अगर किसी का C5-6 लेवल पे डिस्क बल्ज हुआ है, तो C5-6 में जो नर्व रूट गुजर रही है, जाहिर सी बात है वो जिन एरियाज को सप्लाई करेगी वो अफेक्टेड होंगे। जिस तरह अगर किसी का C8 और T1 अफेक्टेड है, तो मतलब C8 और T1 से जो भी अमूमन हमारे पास ब्रेकल प्लेक्सस है, तो C8 और T1 में हमारे पास लोअर लोअर ट्रंक का ब्रेकल प्लेक्सस है, तो क्वाइट पॉसिबल जो है वो उस तरह ये अल्ना नर्व का रूट है वो, तो अल्ना नर्व पालसी हो सकती है। अगर C5-6 पे हो रही है नर्व रूट्स की अगर हम बात करें, तो C5-6 पे अपर ट्रंक ब्रैकेट प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, क्लमकीज पैरालिसिस हो सकती है। दिस इज हाउ जो नर्व रूट्स हम पढ़ते हैं, जिस तरह शार्टी का L45S123, तो L45-123 तो नर्व रूट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनको वो किन मसल्स को भी तो सप्लाई करती होगी, उनका मोटर सप्लाई भी तो होगा ना। मोटर सप्लाई उनको कौन करता होगा? मोटर सप्लाई जो जिन मसल्स को वो सप्लाई करेगी, वो मसल्स अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सर्वाइकल C1 C2 सर्वाइकल फ्लेक्शन। मतलब जब आप सर्वाइकल फ्लेक्शन करते हो, C1 और C2 सर्वाइकल फ्लेक्शन है मिसाल के तौर पे। ओके, अब इसका एक पॉइंट है C1 C2 सर्वाइकल फ्लेक्शन। मतलब अगर आप किसी का मायोटोम C1 C2 चेक करना चाहते हो, तो उसको बोलें कि सर्वाइकल की फ्लेक्शन करें, तो जब वो सर्वाइकल की फ्लेक्शन करे, फिर वो MMT के हिसाब से हम ग्रेड में नहीं जा रहे, बट इफ ही और शी कैन इजीली परफॉर्म द सर्वाइकल फ्लेक्शन एंड इजीली कैन गो बैक, दैट इज अ परफेक्ट। तो ये सर्वाइकल मतलब उसके सर्वाइकल फ्लेक्शन के मसल नॉर्मल है, ग्रेड 3 में है, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस देते हो तो 4 5 एक्सेट्रा। तो आप इस सीक्वेंस में अगर हम याद रखें, तो सर्वाइकल फ्लेक्शन के बाद लेटरल फ्लेक्शन, दोनों में फ्लेक्शन है। तो फ्लेक्शन C1 C2, लेटरल फ्लेक्शन C3 4 में आ गया शोल्डर। डर्माटोम भी इसी तरह भी थे। शोल्डर एलिवेशन, मतलब आप किसी को कहो कि भाई शोल्डर को एलिवेट करे, वो कहे कि ओके आई इजीली कैन डू विदाउट एनी असिस्टेंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो इट मींस ही इज इन ग्रेड 3 फॉर द C4। अब वो शोल्डर एलिवेटर जो भी है, लेवेटर स्केपुली है, ट्रेपीजियस वगैरह, सेम फॉर C4 शोल्डर एलिवेशन के बाद शोल्डर एबिडक्शन। एबिडक्शन C5 पे आ गया, तो अगर आपने किसी का C5 मायोटोम चेक करना, उसको बोलें शोल्डर की एबडक्शन करें। फिर शोल्डर से नीचे एल्बो में आ जाते हैं। C6 एल्बो फ्लेक्शन, C7 एल्बो एक्सटेंशन, दोनों रिवर्स हो गई। एल्बो एक्सटेंशन के साथ एक और एक्सटेंशन है थंब की एक्सटेंशन, एंड देन T1 फिंगर एबिडक्शन या एडक्शन। इस तरह करके आप याद रख सकते हो। लंबर पे आ जाए, लंबर पे हिप फ्लेक्शन, हिप के बाद नी। लंबर पे L2 हिप फ्लेक्शन, L3 नी एक्सटेंशन, L4 एंकल DF डोर्सी फ्लेक्शन, L5 ग्रेट टो एक्सटेंशन, S12 एंकल पी मूवमेंट है, S2 नी फ्लेक्शन। इस तरह करके आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू। तो थैंक यू सो मच, एंड वी आर डन विद द डर्माटोम एंड मायोटोम। आई हैव जस्ट ट्राइड टू मेक इट सिंपल कि डर्माटोम और मायोटोम की क्लिनिकली इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो डर्माटोम से हमें सेंसरी नर्व रूट्स का पता चलता है, मायोटोम से हमें मसल्स का पता चलता है, और इनकी पहचान MRI के थ्रू भी, डिस्क बल्ज से थ्रू भी पता चल सकती है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि पैथोलॉजी से मायोटोम को डिटेक्ट करें, या मायोटोम से पैथोलॉजी को डिटेक्ट करें, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी से मायोटोम को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, कि अगर किसी को पैथोलॉजी डिस्क बल्ज हुआ है C5-6 पे, C5-6 का जो भी नर्व रूट होगा, C5 है मिसाल के तौर पे, तो C5 जिन क्या कराता है, शोल्डर की एबिडक्शन कराता है, तो हमें पता चल जाएगा कि शोल्डर के एब्डक्टर्स मसल्स वीक होंगे। तो आपने पैथोलॉजी से मायोटोम निकाला, मायोटोम से पैथोलॉजी निकालना, कोई अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, यही आप एग्जांपल ले लो, शोल्डर की एब्डक्शन नहीं हो रही, तो आपको पता है कि शोल्डर की एब्डक्शन कौन कराता है, एब्डक्टर्स सुप्रास्पाइनटस वगैरह, उनको सप्लाई कौन करता है, C5। तो आपको पता चल जाएगा क्वाइट पॉसिबल जो है वो रेडिकुलोपैथी है C5-6 लेवल की। तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन। तो इंशा आई विश विल सी यू विद द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, टिल देन।